अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा टॉपिक है 6 चैप्टर में से केमिकल बॉन्डिंग से कल हमने पढ़ा था कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो वजह भी हमने पढ़ी थी क्यों बनाते हैं। एटम केमिकल बॉन्ड स्टेबल होने के लिए बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि नोबल गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए, और वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाते थे। तो अब बेटा हमारे पास टॉपिक है एटॉमिक साइज के ऊपर। एटम्स के साइज का बड़ा इफेक्ट होता है केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। तो हमने इस चीज़ को डिस्कस कर लेना है कि एटम्स के साइज का क्या इफेक्ट है केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। बहुत सारे एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, 118 119 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। तो उन सब के साइज जो हैं एक जैसे नहीं है। हाँ, बहरहाल कोई ट्रेंड जो है, कोई ट्रेंड पाया जाता है उनके साइज के अंदर, कोई तरतीब है, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक साइज के बारे में आज हमारा टॉपिक है। तो बेटा मैंने आपके सामने ये बनाया है, इस वर्टिकल कॉलम को हम बोलते हैं ग्रुप। जी बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप। वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड द पीरियड। हाँ जी बेटा, वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड द ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड द पीरियड। तो हमने एटम्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स के अंदर भी स्टडी करना है और पीरियड के अंदर भी स्टडी करना है। पहले ये सुन लें एटॉमिक साइज हम पढ़ क्यों रहे हैं। एटॉमिक साइज इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने सीखना है कि एटम बॉन्ड्स बनाते हैं और कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एटम्स के साइज। तो एटम्स के साइज को अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा पीरियोडिक टेबल को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो उसमें दो चीजें हैं, एक वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो। वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड द पीरियड। आपके सामने बेटा ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। फर्स्ट ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके न्यूक्लियस के बाहर एक शेल है। इसी तरह से फर्स्ट ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट हैं लिथियम, उनके न्यूक्लियस के बाहर दो शेल हैं। इसी तरह से फर्स्ट ग्रुप के जो थर्ड एलिमेंट है सोडियम, उनके न्यूक्लियस के बाहर 3 शेल हैं। इसी तरह से पोटेशियम, न्यूक्लियस के बाहर शेल की तादाद 4, रुबिडियम, न्यूक्लियस के बाहर शेल की तादाद 5, सीजियम, न्यूक्लियस के बाहर शेल की तादाद 6। तो बेटा हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, वैसे वैसे हर पीरियड के अंदर, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और इससे नीचे 7th पीरियड भी है। जैसे जैसे हम पीरियड में मूव कर रहे हैं वैसे वैसे हर पीरियड के अंदर एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होता जा रहा है। फर्स्ट पीरियड के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जिनके एक शेल है, सेकंड पीरियड के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जिनके 2 शेल है, थर्ड पीरियड के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जिनके 3 शेल हैं, फोर्थ पीरियड के अंदर वो एलिमेंट जिनके 4 शेल हैं, फिफ्थ पीरियड के अंदर वो एलिमेंट जिनके 5 शेल्स हैं। इसी तरह सिक्स्थ पीरियड के अंदर वो एलिमेंट जिनके 6 शेल होंगे, 7th पीरियड के अंदर वो एलिमेंट होंगे जिनके 7 शेल होंगे। तो आपके सामने है हर पीरियड के अंदर एक एक्स्ट्रा शेल ऐड अप होता जा रहा है। जैसे फर्स्ट पीरियड एक शेल, सेकंड पीरियड एक शेल बढ़ गया, थर्ड पीरियड शेल 3 हो गए, फोर्थ पीरियड शेल 4 हो गए। तो हर पीरियड के अंदर जब एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा है, इसी वजह से एटम का साइज बढ़ रहा है। जी, एटम का साइज क्यों बढ़ रहा है? जैसे हम टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं तो हर पीरियड के अंदर एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होता है, जिसकी वजह से एटम का साइज बढ़ता है। इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी आपने देखनी है कि न्यूक्लियस और ये वैलेंस शेल, न्यूक्लियस और ये वैलेंस शेल, आखिरी जो शेल है उसमें फासला भी बढ़ता जा रहा है। बेटा देखिए गौर से देखें, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल, ये न्यूक्लियस और ये वैलेंस शेल में फासला ये है, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में फासला बढ़ गया, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में फासला और बढ़ गया, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में फासला बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में फासला इतना है, फासला बढ़ गया, फासला और बढ़ गया, फासला और बढ़ गया। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है।
एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीज। व्हाई बेटा, कैसे डिक्रीज होते हैं एटम के साइज पीरियड के अंदर? जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं बेटा, गौर से देखिए पीरियड सेम है, मैंने एक पीरियड को डिस्कस किया है, थर्ड पीरियड को डिस्कस किया है, पीरियड एक ही है। इसका मतलब थर्ड पीरियड का मतलब इन एटम्स, इस पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, थर्ड पीरियड का मतलब इस पीरियड में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के 3 शेल होंगे। जी बेटा, पीरियड एक तो शेल्स की तादाद कांस्टेंट, हाँ जी, सोडियम पहला मेंबर है तो इसके न्यूक्लियस के बाद शेल्स की तादाद 3, मैग्नीशियम दूसरा मेंबर है, इसके न्यूक्लियस के बाद शेल्स की तादाद 3, इसी तरह से लिथियम, इसी तरह से कार्बन, इसी तरह से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह नियॉन और कौन, ये तमाम एलिमेंट्स जितने भी हैं इन तमाम के वैलेंस शेल सेम है। थर्ड इज द वैलेंस शेल, तीसरा वैलेंस शेल, तीसरा वैलेंस शेल, तीसरा वैलेंस शेल, सब के अंदर वैलेंस शेल सेम है। इसके वैलेंस शेल में जो फर्स्ट ग्रुप में है तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 1, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 2, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 3, इधर चलते जा रहे हैं तो शेल वही है लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जा रही है। बहुत सारे देखें, शेल तीसरा है, इसके तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके तीसरे शेल में 3, इसके तीसरे शेल में 4, 5, 6, इसके तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। बेटा जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, शेल कांस्टेंट है, उसी शेल के अंदर ग्रुप के साथ साथ जैसे जैसे ग्रुप बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसी कांस्टेंट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही इनके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो गौर से सुने, दोबारा से सुन लें कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं शेल वही है, शेल कांस्टेंट रहते हैं लेकिन उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है बेटा वो ग्रुप्स के साथ साथ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसी कांस्टेंट शेल्स के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी। वैसे ही ग्रुप्स के साथ क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद भी बढ़ती जाएगी। तो इससे होता क्या है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद बढ़ती जा रही है, तो एटम का साइज डिक्रीज होता जाएगा। न्यूक्लियस की जो पावर है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ती जाएगी। पहले ये न्यूक्लियस है, इसमें एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन। अब न्यूक्लियस के अंदर पावर बढ़ गई और यहाँ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की ताकत भी बढ़ गई तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अब न्यूक्लियस के अंदर पावर और बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और बढ़ गई, अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी। इसी तरह से न्यूक्लियस की पावर और बढ़ गई, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की तादाद और बढ़ गई, अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी। जैसे जैसे हम इधर चलते जा रहे हैं तो यहाँ न्यूक्लियस की पावर भी बढ़ती जा रही है और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज कम होता जाएगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन के इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज। एटॉमिक साइज बेटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो इन्हीं बातों को मैंने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है, तो गौर से देखें बेटा। जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, इन ईच पीरियड एन एक्स्ट्रा शेल इज एडेड। हर पीरियड के अंदर एक शेल ऐड होता जा रहा है। लेफ्ट टू राइट देखें तो बेटा नो एक्स्ट्रा शेल इज एडेड। जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, शेल वही है, 3 शेल हैं सबके अंदर थर्ड पीरियड के अंदर। दूसरी बात, जब शेल यहाँ ऐड होते जा रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, यानी न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो कम होती जा रही है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। इधर शेल कांस्टेंट है तो शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट है। इधर देखिए बेटा, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी डिक्रीजेस। अब न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ये फासला है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फासला बढ़ गया, फासला बढ़ता जा रहा है, फासला बढ़ता जा रहा है, फासला बढ़ता जा रहा है। तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ ज्यादा है और यहाँ न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम हो गई है। तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन टॉप टू बॉटम कम हो रही है, एटॉमिक साइज के बढ़ने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से। लेकिन इस तरह लेफ्ट टू राइट अगर देखें तो बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियस की पावर बढ़ती
कम होती जा रही थी, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फासला बढ़ता जा रहा था, यहाँ न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फासला कम होता जा रहा है। अगर बेटा इधर गौर से देखें तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फासला कम होता जा रहा है। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फासला कम होने की वजह से एटॉमिक साइज कम होता जा रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। उसके बाद बेटा जी यहाँ न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता जा रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल, यहाँ आसान, यहाँ और आसान, यहाँ और आसान, क्योंकि न्यूक्लियस की जो कशिश है इलेक्ट्रॉन पर वो कम होती जा रही है, साइज के बढ़ने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होने की वजह से। लेकिन लेफ्ट टू राइट अगर आप देखें तो जो है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना आसान, यहाँ से निकालना मुश्किल, यहाँ से और मुश्किल और मुश्किल और मुश्किल होता जाएगा। क्यों? न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला कम होता जा रहा है। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला कम होने की वजह से, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जा रहा है। तो यहाँ इधर इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होता जाएगा और इधर इलेक्ट्रॉन को निकालना इजियर होता जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को निकालने का मतलब आयोनाइज करना, तो यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो रहा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो रहा है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, यहाँ न्यूक्लियर की अट्रैक्शन बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो गया, एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। यहाँ न्यूक्लियर अट्रैक्शन और बढ़ गई है, एनर्जी और ज्यादा लगानी पड़ेगी। यहाँ न्यूक्लियर अट्रैक्शन और बढ़ गई, एनर्जी और ज्यादा लगानी पड़ेगी। यहाँ न्यूक्लियर अट्रैक्शन और बढ़ गई, एनर्जी और यहाँ न्यूक्लियर अट्रैक्शन और बढ़ गई है, यहाँ एनर्जी और ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो बेटा हमने ये ऑब्जर्व किया, लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और एक बात बहुत अहम बात कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जब आसान होता जा रहा है तो एटम्स के मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। जी बेटा टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता जा रहा है, इसी वजह से मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाएंगे और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता जा रहा है, जिसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाएंगे। ये चंद बातें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। इसके अलावा बेटा यहाँ से बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? इधर फोकस करें। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से बनते हैं बेटा, तो वो देख लेते हैं आप जरा। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हाँ जी, एटम का साइज टॉप टू बॉटम क्यों इंक्रीज होता है? तो बेटा हमने देखा होगा एटम का साइज टॉप टू बॉटम इस वजह से इंक्रीज होता है क्योंकि हाँ जी टॉप टू बॉटम आते हुए एक्स्ट्रा हर पीरियड के अंदर एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होता है और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पकड़ कम होती जाती है, कशिश कम होती जाती है, इसी वजह से टॉप टू बॉटम एटम का साइज बढ़ता है। और लेफ्ट टू राइट एटम का साइज क्यों कम होता है? शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ये लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज होता है? तो बेटा इसका आंसर क्या देंगे आप? लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए हर एक ग्रुप के अंदर जैसे जैसे ग्रुप बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस की पावर भी इंक्रीज होती जाएगी, शेल वही रहेगा लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कशिश बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला कम होता जाएगा और एटॉमिक साइज कम होता जाएगा। तो ये इसका आंसर आपने दे देना है। एक बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है बेटा वो ये थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन कि हम कभी भी किसी भी एटम का जो रेडियस है उसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, उसके साइज को हम कभी एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। बेटा प्रिसाइजली एग्जैक्टली आप किसी भी एटम, कोई एटम है, आप कहें कि ये एक एटम है, इस एटम का जो साइज है एग्जैक्टली यही साइज है, ये बात ट्रू नहीं है। फर्स्ट तो मैं कहता हूँ इसका साइज है 75 पिकोमीटर, तो बेटा ये 100% बात ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो वजूहात हैं, एटम के साइज को प्रिसाइजली मेजर करना इम्पॉसिबल है। वजह क्या है कि एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी कोई शॉर्ट बाउंड्री नहीं है, यानी जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके 95% चांस यही है कि वो यहाँ पाए जाएंगे, वो यहाँ पाए जाएंगे, लेकिन बेटा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ न्यूक्लियस से इधर और इधर इंफिनिटी तक
कहीं भी हो सकते हैं। हाँ जी, दोबारा से सुने कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी इंफिनिटी तक जीरो नहीं होती। इसी वजह से एटॉमिक रेडियस में भी 95% चांस यही है कि यही है, लेकिन 100% नहीं ये एटॉमिक रेडियस। क्यों? क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी इंफिनिटी के ऊपर जीरो नहीं होती। इसी वजह से फर्स्ट रीजन क्या है कि एटम्स की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो एट इंफिनिटी इवन। उसके बाद बेटा जी दूसरी बात कि एटम, जब एक एटम के साथ उसका कोई नेबरिंग एटम मौजूद होता है तो वो नेबरिंग एटम के जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं या डिस्टॉर्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, दूसरी रीजन कि एटम का जो रेडियस है वो मुकम्मल तौर पर 100% कंफर्म क्यों नहीं होता, प्रिसाइज क्यों नहीं होता। उसकी वजह ये है कि एटम के जो नेबरिंग एटम होते हैं वो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी को हमेशा अफेक्ट करते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं। अब बेटा अगर ऐसे करते हैं कि इस एटम का एक नेबरिंग एटम है जिसका एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत बड़ा है, तो इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा डिस्टर्ब करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको डिस्टर्ब करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस रिपल्शन की वजह से मैं कहता हूं मे भी इसका एटॉमिक साइज अगर में ये हो जाए। जब इस एटम के नेबर में ये एटम आया, पहले इसका एटॉमिक रेडियस ये था, जब ये वाला एटम आया तो अब एटॉमिक रेडियस कम हो गया है। क्यों कम हुआ है? नेबरिंग एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो क्या करती है, इसको अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक रेडियस कभी भी प्रिसाइजली मेजर नहीं हो सकता। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दो रीजंस लाजमी आपने बतानी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कोई मसला तो इसमें से पूछ लीजिएगा बाद में।